नमस्कार। आज हम हाजिर हैं स्पीक मालवा के एक विशेष कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमारे आसपास होने वाली कई ऐसी घटनाएं जिनके माध्यम से समाज को कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, जिनके माध्यम से समाज का हित होता है, और ऐसी घटनाओं के प्रेरणाजनक, ऐसी घटनाओं के स्रोत, ऐसे लोगों को हम आपके सामने लाना चाहते हैं जिनके माध्यम से समाज के अंदर एक सकारात्मक संदेश जाता है और किस प्रकार से वो अपने जीवन यात्रा में समाज हित के लिए इतना काम कर पाते हैं, हम जानेंगे उनसे। आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के संयोजक श्री पवन पटेल जी। उन्होंने आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से जिस प्रकार समाज के अंदर विभिन्न सामाजिक कार्यों की एक सूचीबद्ध व्यवस्थाएं खड़ी करी है, हम उनसे जानेंगे कि ये कैसे कर पाए। तो बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका स्पीक मालवा के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से हम समाज को उन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आप हैं। स्पीक मालवा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और मैं आज मेरा सौभाग्य मानता हूं कि आपने इस विषय के लिए आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तो स्पीक मालवा को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पवन पटेल जी के बारे में यह भी बताना चाहूँगा कि आप परंपरागत रूप से कृषक हैं और वर्तमान समय में आप पेशे से शिक्षक हैं, और आप भास्कर करियर एकेडमी के माध्यम से शिक्षा का एक उन्नत व्यवस्थाएं उज्जैन शहर के बच्चों को देते हैं। पवन जी, आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो उसमें हमने देखा कि ग्रामीण परिवेश में आंजना समाज हेल्पलाइन ने काफ़ी सारे कार्य किए हुए हैं। तो आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन क्या है और इसको शुरू करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताना है। आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के विषय में मैं आपसे इसकी शुरुआत से लेकर कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो शायद सभी दर्शक भी सुनेंगे तो शायद उनको अच्छा लगेगा। कोरोना काल उस समय चल रहा था और हमने देश पर आई और पूरे विश्व पर आई जो विपदा थी, उसमें सबने संगठित होकर उसका सामना करने का प्रयास किया था। परिस्थिति इतनी विकट थी कि शायद इतना असहज होता हुआ जीवन मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो उस विकट व्यवस्था में जब लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे और एक ऐसा लग रहा था कि हर दिन एक ऐसी दुखद घटना, हमको ऐसी खबर सुनने को मिल रही थी कि हम अपने लोगों को खोते जा रहे थे। वो समय ऐसा था और हम भी यहाँ पर उज्जैन शहर में टीम के साथ काम कर रहे थे, शिक्षारोपण सामाजिक संस्था के साथ। तो ये काम करते करते मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि जो दूर सुदूर गांव में हमारे लोग रहते हैं, वहां तक कुछ सुविधा कैसे पहुंचाई जाए, क्या किया जाए, कैसे हम मतलब इस विकट परिस्थिति में उनके साथ खड़े हो सके। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। मैंने कुछ अपने 4-5 लोगों के साथ, जो मेरे साथ हमेशा इस सोशल एक्टिविटी में सक्रिय रहते हैं, मैंने उन लोगों से चर्चा की और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मतलब इसकी शुरुआत ऐसी है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन उसका नाम रखा, और उसके अंतर्गत हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के लिए लोगों तक हमारी बात पहुंचाई कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम लोगों को राहत दे पाएं। केवल ये व्यवस्था समाज हेतु तो थी नहीं, मतलब जो भी हमारे पास जो केस आता था, जो हमारे पास जो कॉल आती थी कि आज हमें आवश्यकता है, हम उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते थे। हेल्पलाइन का ग्रुप बना तो एक ग्रुप, आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 15 मिनट में फुल हो गया। उस समय शायद 250 लोगों की संख्या की मान्यता थी व्हाट्सएप में। तो ग्रुप फुल हो गया, फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया, तीसरा बनाया, और धीरे धीरे हमने जब संसाधन इकट्ठा करना शुरू किया कि जब इसमें हम कैसे क्या करेंगे आगे काम, संसाधन की आवश्यकता हर व्यवस्था को रहती है, चाहे संगठन कोई सा भी हो। तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों ने डोनेशन किया और व्हाट्सएप पर ही सारी चीजें चलती गई, और उन्होंने लगभग, हमने 3 दिनों के भीतर 2.5 लाख रुपए के समथिंग का हमारा कलेक्शन उस समय हुआ। उससे हमने सारी चीजें खरीदी और खरीदने के बाद लोगों को राहत पहुंचानी शुरू की हमने। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ
मरीजों के भोजन का भी हमने ध्यान रखा। और जो परिजन जो रहते थे मरीजों के साथ, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी उस समय। आपने भी देखा होगा कि पूरे बाजार में कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम भी कर रही थी इस दिशा में। हमसे जो प्रयास बन पड़ा वो इतना हमने भी करने की कोशिश करी। ये इसकी शुरुआत। एक हम जब अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के बारे में जानकारी निकाल रहे थे, आपसे चर्चा होने के पहले हमने कई सारी जानकारी इस मामले में ली, तो एक प्रयोग हमने आपका देखा जो कि काफ़ी अच्छा हमें लगा कि गांव से सिलेंडर लेने के लिए आधी दूरी तक किसी आदमी का आना और आपके यहाँ से सिलेंडर लेकर आधी दूरी तक का जाना, वो जो समय का आपने जो बचत करी वहाँ पर, उसको आपने किस तरीके से सोचा, कैसे प्लान किया? वास्तव में देखो, हम उज्जैन शहर में हैं। यहाँ से 3 से 4 दिशाओं में रास्ते जाते हैं। मतलब मत्स्य तरफ जाता है, तो आगर तरफ जाता है, बड़नगर तरफ जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि चलो सुविधा तो है हमारे पास, हमने एक सुविधा व्यवस्था खड़ी कर ली उज्जैन में, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाया जाए कैसे, क्योंकि बहुत सारी बाध्यताएं थी, हर किसी को आना अलाउ भी नहीं था। तो हमने हमारे ही वॉलेंटियर्स जो हमारे साथ इस हेल्पलाइन में सारे लोग जो काम कर रहे थे, उन्होंने, जैसे महितपुर के ग्रुप हैं और बड़नगर रोड पे जो गांव आते हैं और इधर मक्सी रोड पर जो गांव आते हैं, उन्होंने हमने कनेक्टिविटी का एक माध्यम ऐसा बनाया कि जैसे किसी को आवश्यकता है तो हमने वहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए, मतलब जो उनको सरल लगे, उज्जैन तक आना भी नहीं पड़े। और दुर्भाग्य ये था कि जो व्यक्ति उज्जैन आता था वो कहीं ना कहीं अपने साथ कोविड का वायरस लेके जाता था, तो वो गाँव में और भी ज़्यादा फैलने की बात हो रही थी। ऐसा जैसे गवर्नमेंट ने बताया था कि भाई जितने लोगों की गैदरिंग होगी उतना ज़्यादा ये फैलेगा। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट बनाए 15-15 किलोमीटर पे, वहाँ जाके सिलेंडर रखे ताकि उनको आसानी से लोगों को दिया जा सके किसी भी समय, उनको उज्जैन तक ना आना पड़े। तो ये व्यवस्था हमने इस तरीके से की। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, खासतौर पे प्रश्न पवन जी से पूछा भी इसलिए कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, कोई सुविधा किसी के लिए मुहैया कराते हैं, तो सुविधाओं के साथ उस कार्य को करने के साथ छोटा छोटा ऐसा अड़ या अहंकार भी बोल सकते हैं आ जाता है कि आइए हमारे प्रीमाइस तक आइए, हमारे ऑफिस तक आइए और हम सुविधा दे रहे हैं आपको और आप यहाँ से लेकर जाइए। लेकिन अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन ने जो फार्मूला तैयार किया कि आप पूरा दूरी तय नहीं कीजिए, आधे रास्ते तक हम आपको पहुँचाएंगे और आधे रास्ते के बाद आप ले जाइए, ताकि वो जो मरीज तक जो सुविधाएं पहुँचानी है वो कम समय में पहुँच जाए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको प्रेषित करते हैं। ये वास्तव में धन्यवाद का हकदार मैं तो नहीं मानता अपने आप को, ये पूरे टीम को मानता हूँ, क्योंकि उस मुश्किल परिस्थिति जिससे हम लड़ रहे थे वो शायद इस हेतु बिल्कुल भी नहीं थी कि हम किसी भी प्रकार का अपने मन में अहम लेकर काम करें, क्योंकि हमने कई इस सिचुएशन में कई ऐसे अहम को टूटते देखा। मतलब आप ये मानिए कि अगर धन की व्यवस्था को कोई बहुत बड़ा मानता होगा, तो हमने उस समय देखा कि जिनको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा समृद्धि दे रखी, जिनकी व्यवस्था, जिनका ऐश्वर्य, जिनकी सारी चीज़ें बड़ी यूनिक थी, उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये शायद मुझे लगता है कि ईश्वर के द्वारा की गई हमारे अहम पर बड़ी चोट थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में किन वजहों से आपको ये अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन का उस वक्त गठन हुआ और किस तरीके से आपने कार्य किए। कोरोना काल की आपातकाल जो गुजर गया, उसके बाद तब से लेके आज तक अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, जिस दौर में हमने इसकी शुरुआत की थी वो दौर काफ़ी भयानक था, लेकिन उस दौर के गुजर जाने के बाद मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कोई व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से किसी समृद्धि की ओर बढ़ती है, तब उसमें नए विचारों का जन्म अपने आप होने लग जाता है, क्योंकि आपके पास लोगों का समूह है और उन लोगों के समूह में से आपको विजन मिलता है कि क्या किया जाए। तो जब हमने इस हेल्थ का जो काम जो हमने किया और जिसके बाद का जो समय रहा, उसमें हमने समाज के उन पहलुओं को छूने की कोशिश की कि जिनको कभी शायद अनदेखा कर दिया गया या उस पर क्यों काम नहीं किया गया, हम उसको नहीं जान पाए कभी। लेकिन मैं आपको इसके 1-2 उदाहरण से आपको इससे रिलेट करता हूँ। जैसे अंजना समाज मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में बहुतायत वर्ग है, बड़ा वर्ग है, राजस्थान में बहुत बड़ा वर्ग है,
सामाजिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में केवल 1 या 2 जिलों या 3 जिलों तक हम सीमित हैं। आप राजस्थान की व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था, गुजरात की व्यवस्था देखेंगे तो वो लोग अलग अलग रूप में समृद्ध हैं। हम हालांकि कृषि में बहुत समृद्ध समाज है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में वो कृषि में भी हैं, वो व्यापार में भी हैं, वो निजी कंपनियों में भी देश विदेश तक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वो व्यवसायिक आप कह लो, शैक्षणिक कह लो, उनके बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे। ऐसा कोई पहलू मेरे ख्याल से ऐसा छूटा हुआ नहीं है जो वहाँ पे आंजना समाज ने नहीं किया हो। हम यहाँ पर क्यों चूक गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के लिए। अगर इतने वर्षों से हम कृषि व्यवस्था में समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, समृद्धि ले रहे हैं और उसमें नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, तो ये दूसरे विषय क्यों अनछुए रह गए। बहुत विचार करने योग्य बात है कि आज जिस कृषि व्यवस्था को आधार मानकर हम चल रहे हैं, हमारी जीवन का आधार भी वही है। 20 से 30 साल पहले रकबा जितना था, लोग कम है, आज रकबा उतना ही है, लोग ज्यादा बढ़ गए। पारिवारिक विघटन जब होता है, परिवार में जब बंटवारे होते हैं तो उसमें हिस्सेदारी बढ़ती 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 जो एक बहुत बड़ा रकबा है वो छोटा होता दिख रहा है। किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को डेवलप करने के लिए या फिर किसी भी समाज को डेवलप होने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर काम करना पड़ता है। उसमें एक चीज ये भी है कि आप कृषि के साथ साथ एक और आप कोई ऐसा आयाम ढूंढो कि जिसमें आप काम कर पाओ। जैसे कि कृषि में आप समृद्ध हैं, आप समृद्ध होइए शिक्षा व्यवस्था में, उससे समृद्ध होकर आप प्राइवेट संस्थानों में काम कीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए। इसके साथ आप चाहो तो अच्छे उद्योगपति बन सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यानी एक दायरा हमें व्यापक करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद कोई ये चर्चा करेगा तो उसमें कृषि व्यवस्था हमारी शून्य होती हुई दिखेगी। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार, ये 3 चीज़ों पर अभी वर्तमान समय में आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन काम कर रही है। तो थोड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि उस पर क्या काम अभी हो रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं स्वास्थ्य का मैंने बताया कि जहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई थी और जिसके बाद हमने रक्त की जो आवश्यकता होती है, ब्लड डोनेशन, उसके माध्यम से तकरीबन 600 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के साथ साथ जो विभिन्न सहयोगी संगठन सामाजिक रूप से जो ग्रुप बने हुए हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके साथ मिलकर ये इतना काम हमने इसके लिए किया। इसके साथ साथ मेडिकल हेल्प अगर किसी को चाहिए तो उस मेडिकल हेल्प के लिए आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन की टीम तैयार रहती है। एक बड़ा ही रोचक किस्सा मेरे ध्यान में आ गया। आगर के पास एक गांव है, उस गांव का एक बच्चा जिसको GBS सिंड्रोम नामक बीमारी हो गई थी। बीमारी का नाम हमने भी शायद पहली बार सुना। पारिवारिक उनकी शायद अव्यवस्था कुछ रही होगी, उस कारण एक बड़ा खर्च उस परिवार के ऊपर बनता हुआ दिख रहा था उस बीमारी को लेकर। ये केस हेल्पलाइन में आया। तो हेल्पलाइन में कोई भी केस आता है तो हम उसको पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की विश्लेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लोगों से राय लेते हैं। फिर एक मीटिंग हमारी होती है ग्रुप में ही, व्हाट्सएप पर ही, जिसके बाद तय होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस मीटिंग में तय हुआ कि नहीं, हमें इस बच्चे के साथ खड़े होना चाहिए, जितना कर पाए। जीवन देना और जो कृपा होती है ईश्वर की वो तो ईश्वर ही करता है, लेकिन हम एक माध्यम मात्र बन जाते हैं। तो माध्यम मात्र बनने के लिए हमने मीटिंग के माध्यम से तय किया कि क्या करना चाहिए। तो आप यकीन जानिए उस बच्चे के लिए हर दिन 1,25,000, 30,000, 1.5 लाख रुपए तक का डोनेशन व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ। 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन हमने कलेक्ट किए और उस पूरे उसका बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था बच्चे का। तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का खर्च उसमें हुआ। आंजना समाज हेल्पलाइन ने 3 से 4 दिन के भीतर 4 से 5 लाख रुपए का कलेक्शन उसमें किया और बच्चे तक पहुंचाया। मैंने GBS सिंड्रोम के जो पुराने पेशेंट रहे सबसे बात की तो सबने मुझे यही बताया कि 25 से 30 लाख रुपए का खर्च है, हम इतने में घर आए। हम भी सशंकित थे कि इतना बड़ा काम कैसे करेंगे, लेकिन समाज ने जो ऊर्जा दिखाई, समाज ने जो एकजुटता दिखाई और उस बच्चे के प्रति अपनी
सहानुभूति के साथ साथ जो बड़ा मन दिखाया कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, हम पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। उस वक्त वो बीमारी उसकी 6 से 7 लाख रुपए में ठीक हो गई, बच्चा स्वस्थ होकर घर आया। और ये भी आश्चर्य का विषय है। तो एक काम ऐसा हुआ, इसके साथ और भी बहुत सारे हमने ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प, जहाँ पर कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो शायद उनकी व्याख्या नहीं भी की जाए तो अच्छा है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। नाम में व्यक्तिगत इसलिए नहीं लेना चाहता कि जो काम हुआ है वो काम को गिना जाए, नाम को लेकर हमारा कोई वो नहीं है। बच्चे कई ऐसे होते हैं कि जिनको शायद शिक्षा व्यवस्था में परिवार उनकी फीस की पूर्ति नहीं कर पाता, तो हेल्पलाइन के लोग उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। हम कितना कर पाएंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम करते हुए रुकेंगे नहीं, इतना हमें जरूर ध्यान है जी। पवन जी, हम जब अपनी किसी भी कार्यों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो कोशिश हमारी सदैव ये रहती है कि हम अच्छी अच्छी बातें या जो उसके साथ अच्छे अनुभव हमको मिले हैं, हम उन अनुभवों को लोगों तक पहुंचाएं। और स्वाभाविक भी ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो करना इतना सहज होता नहीं है। तो जब हम चलते हैं उसके लिए तो कई सारी परेशानियां, कई सारे अवरोध, कई सारी शिकायतें, कई सारी अपेक्षाएं कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति ना हो पाना, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कई सारे रुकावट और अवरोध पैदा करती हैं। तो ऐसा कोई विशेष कोई मुद्दा जिसने आपको कहीं आहत किया हो, कहीं निराश किया हो इस पूरे यात्रा के दौरान? कोई भी यात्रा होती है उसके अलग अलग पड़ाव होते हैं। पड़ाव के साथ साथ कहीं पे चढ़ाव भी होते हैं, अवरोध भी होते हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग, जो प्रश्नों से ढह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। तो प्रश्नों से ढह जाने की गति मुझे लगता है आईना समाज सेवा हेल्पलाइन की कभी रही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आपने अगर घर से बाहर कदम रखा तो आपके लिए सारी चुनौतियां तैयार है। आपको एक सिक्योर लाइफ जीनी है तो घर सबसे बेटर है। आप गांव में कई लोग ऐसे वृद्ध हो गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांव में खेती किसानी करते हुए एक सहज जीवन में, उसको उसके ऊपर कोई मेरा प्रश्न चिन्ह नहीं है, मैं उसको भी मान्य करता हूं। लेकिन जब आप किसी उद्देश्य को लेकर घर से बाहर निकलोगे तो आपको चुनौतियां मिलेगी। चुनौतियां इसलिए मिलती है, वो चुनौतियां दरअसल आपकी परीक्षाएं होती है। आप अलग अलग परीक्षाओं को किस किस तरीके से देते हुए अपने गति को निरंतर रखते हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारे आराध्य देव जो भगवान राम हैं, आप देखिए उनका जीवन। जब वो अयोध्या में थे एक राजकुमार के रूप में, सब कुछ सरल था, सब कुछ सहज था। कितनी ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो उनके जीवन में शायद ये उनको नहीं मिली, वो उनके कहने से उनके पास पहुंची नहीं हो। लेकिन उनको वनवास हुआ, घर से बाहर कदम रखते ही, जैसे आपने बोला कि किसी आपको कैसी चुनौतियां मिली, वो चुनौतियां शुरू हो जाती है। जो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हो, कैसा लग रहा होगा जब वो केवट को कुछ देने के लिए विवश हो रहा होगा जो उनके पास था नहीं। उस समय एक धर्म फिर पत्नी निभाती है आपके साथ, फिर आपके साथ खड़े कौन है वो धर्म आपके वहां पे आ जाता है। पत्नी ने वो धर्म निभाया, वो किया। और अब कुटिया बनाते हैं, राक्षस तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हो कि चक्रवर्ती सम्राट के साथ ऐसा हो सकता है उसके राज्य में अगर हो तो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन घर से निकले हुए हर व्यक्ति के जीवन में ये चुनौती है। दरअसल ये राम कहानी हर व्यक्ति की जीवन की कहानी है। बहुत अद्भुत तरीके से आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं पुनः ही अपने प्रश्नों को आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, आप समझते हैं कि कैसे जवाब देना चाहिए किसी बात का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पवन जी कि आपके समाज में वैसे भी कई सामाजिक संगठन हैं। उन सभी सामाजिक संगठनों की एक लंबा इतिहास है, लंबा उनकी परंपराएं हैं, और वो भी समाज हित के लिए ही संगठित हुए हैं। ऐसे समय पर एक आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन का खड़ा होना और उस तरीके से उसका लोकप्रिय भी होना तत्कालिक समय पे,
अंजना समाज, चूंकि हम व्यक्तिगत रूप से R&D कर रहे थे, हम व्यक्तिगत रूप से देख रहे थे कि हो क्या रहा है, तो उसमें हमने देखा कि अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन को लेकर लोगों में काफ़ी सकारात्मकता थी कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और अभी तक अन्य संगठनों से हमको उतना अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला। तो क्या संबंधित संगठनों से आपको कहीं अवरोध ऐसे मिले कार्य करने के दौरान? आपने वापस से उस प्रश्न को लेकर आए जी, वो आपने पिछली बार जवाब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक दिया था, तो मैंने सोचा पुनः उसको पूछा जाए। मैं उसमें आपको करेक्ट करता हूं थोड़ा सा। देखिए, सब कुछ आपके अनुकूल हो ये भी संभव नहीं, और सब कुछ आपके प्रतिकूल हो ये भी संभव नहीं, दोनों सिचुएशंस चलती है। हमारे समाज के संगठन आज से नहीं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं जो मेरी सोच है ना, उससे शायद हर एक व्यक्ति वास्ता रखे या ना रखे, उसका अपना अपना सोच हो सकती है, उसका अपना अपना विचार हो सकता है। मैं सोचता हूं, मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं, वो शायद इस समाज के लिए नहीं, हर व्यक्ति या हर समाज के लिए प्रासंगिक मेरे ख्याल से हो सकता है। आप आज से 40 साल के फ्लैशबैक में जाइए, पीछे जाइए, जब उज्जैन शहर 40-50 साल पहले बहुत छोटा हुआ करता था, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, लोगों को यातायात के साधन सुगम उपलब्ध नहीं थे, इलाज के लिए भी आते थे तो उनको करीबन 2-4 दिन की यात्राएं लग जाती थी, कोई आगरा से जैसे आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। उस समय हमारे समाज के जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण किया, जो वास्तविक में उस समय की आवश्यकता थी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो उसके लिए रहने करने की व्यवस्था, खाना बनाकर खाने की व्यवस्था उसके लिए क्या होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस धर्मशाला की नींव रखी, और उससे कई वर्षों तक लोग लाभान्वित होते रहे। ये पॉइंट नंबर 1 है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आज, जिसे हम देखते हैं कि आज 30-40 साल में परिदृश्य पूरा बदल गया, इस बदलते हुए परिदृश्य में कनेक्टिविटी सुगम हो गई, आप मानते हैं इस बात को, है ना? लोगों के पास आने जाने के साधन हो गए, ये भी व्यक्तिगत भी साधन हो गए। अगर हमने इसी व्यवस्था को ही अपना विजन बना रखा है कि नहीं, जो कुछ करना है जीवन भर इसी में करना है, तो मुझे लगता है कि समाज के बड़े संगठनों को बिल्कुल इस बार सोचने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सोचने में मजबूर हो भी रहे हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने बताया उस वक्त तकरीबन 6 या 7 धर्मशाला के साथ तकरीबन 5-7 होटल हुआ करते होंगे, अगर कोई पुराना व्यक्ति होगा तो वो जानता होगा इस बात को। आज पूरा उज्जैन होटलों से भरा हुआ है। हम जितनी कॉस्ट पे धर्मशाला में रूम देते हैं, उतनी कॉस्ट पे शायद मेरे ख्याल से होटलों में भी रूम मिलता है, सुगमता से, सरलता से। यहाँ जरूरत यह है कि एक काम हो गया, चलिए अब दूसरा करते हैं, तीसरा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें समाज को डेवलप भी करना है, समृद्धि भी देनी है। जैसे आज मैंने उन पुरखों का नाम लिया, नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने वो काम करके गए थे, उसका आधारशिला रख के गए थे जो लंबे समय तक लोगों को लाभ दिया करी। आज आप वो काम करिए जो आज से 20 से 30 साल बाद कोई मेरी तरह यहाँ बैठ कर बात करे तो उसमें आपको इंगित करता हुआ चले वो कि नहीं, उस समय ये काम हुआ था। आज जरूरत उस बात की है। हम अगर किसी एक ही सिस्टम पर बैठकर उसे ही प्रासंगिक और उसे ही सिद्ध मानकर चलते रहे तो निश्चित रूप से हम पतन की ओर जाएंगे। उत्थान तो मेरे ख्याल से संभव है ही नहीं। अपग्रेडेशन चाहिए। बाकी सामाजिक व्यवस्थाओं में न हमारा किसी से विरोध है, न कोई हमारा विरोध करता है। करता भी होगा तो शायद ये उसकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता हो सकती है, लेकिन हम किसी चीज और इन अवरोधों को, विरोधों को हम शायद मेरा सोच उधर जाता ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और कितना बेहतर तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचा सकते हैं, यहीं पर खत्म हो जाता है। संक्षिप्त में थोड़ा सा ये बताइए कि क्या भिन्नता है वर्तमान में अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन की कार्यशैली और परंपरागत संगठनों की कार्यशैली में? दोनों के मैं बताता हूं आपको कि हमारे जो सामाजिक संगठन हैं पारंपरिक जो चल रहे हैं, उनका बड़ा स्ट्रक्चर है, उनमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, आज से नहीं सालों से जुड़े हुए हैं। वो अर्थ के मामले में बहुत समृद्ध हैं, उनकी संपत्तियों के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, इसके साथ साथ आयोजनों के मामले में बहुत समृद्ध हैं। और हमारे पास, आपको हंसी होगी कि तीनों चीजें नहीं है
लेकिन हमारे पास जो है वो हमारे पास लोग हैं जो एक फोन कॉल पर या एक मैसेज पर अगर लाख सवा लाख इकट्ठे करने की शक्ति रखते हैं, तो शायद हमारे लिए सबसे बड़ी निधि भी यही है, समृद्धि भी यही है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर आप ये देखेंगे, हमारे पास जैसे कोई निजी भवन नहीं है, कोई निजी ऐसी कोई व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, जो संसाधन हमारे इकट्ठे कर रखे हैं वही हमारी असेट्स है, और ये जो लोग हैं ये वही असेट्स को करने वाले हैं। अगर मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मैं आज बोल रहा हूं इस माध्यम से कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, लेकिन मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव हेल्पलाइन के बोल रहा हूँ। मैं न उसके किसी आप जिसको बोलते हैं ना कि बिजनेस हेरायरकी होती है या फिर किसी कोई स्ट्रक्चर होता है, पद की व्यवस्था से मैं नहीं बोल रहा हूँ। न हमारी हेल्पलाइन में किसी प्रकार के पद की व्यवस्था है। इसमें जितने लोग हैं वो सारे उसी पद पर हैं, सारे उसी कद के हैं, और सबकी उतनी ही कीमत है जितनी आज किसी एक व्यक्ति जो दिन रात इसके लिए काम करता होगा उसकी है। निश्चित रूप से जी। वैसे होता ही है कि मैंने जब जानकारी निकाली अंजना सेवा हेल्पलाइन के बारे में, तब देखा कि भाई यहाँ पर कोई किसी पद पर नहीं है, फिर भी आप सभी लोग मिलके उसको एरोडायनामिक बनाकर उसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक प्रश्न और बनता है पवन जी इसमें, जिस प्रकार से आपकी हेल्पलाइन काम कर रही है और जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल के बाद से अभी तक सतत कार्य कर रही है, और आप ही के समाज के जो अन्य संगठन हैं काफ़ी समय से वो भी सभी लोग काम कर रहे हैं, क्या भिन्नता पाते हैं आप हेल्पलाइन और अन्य संगठनों के बीच में? देखिए सर कि किसी भी समाज को सहेजने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी सहेजने के दौरान ऐसे संगठनों का निर्माण होता है। हमारे समाज के संगठन भी विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से वो सारे मेरे लोग वरिष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी सेवा भावना को भी प्रणाम करता हूँ। लगभग 30 या 40 साल का एक जो मेरे समझ के अनुसार एक वक्त, या इससे थोड़ा भी ज़्यादा भी हो गया, अलग अलग पहलुओं पर समाज ने उसमें काम किया, जिसमें एक हमारी धर्मशाला जो प्रमुख है। समय की ज़रूरतों के अनुसार हमको समाज में क्या बदलाव लाने के लिए प्रयास करने चाहिए, ये प्रश्न जरूर एक खड़ा होता है। अगर आप ये सोचिए कि किसी को घर की ज़रूरत है, जब हम ज़रूरतों की बात करते हैं, इंसान हमेशा ज़रूरतों के अनुसार अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। जब सर हम ज़रूरतों पर बात करते हैं तो आप ये देखिए कि कौन सी ज़रूरत की पूर्ति हो गई, और पूर्ति होने के बाद हमारी अगली ज़रूरत क्या है। तो मैं समझता हूँ आज का जो समय है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, धर्मशाला की निश्चित रूप से ज़रूरत थी। हमारे समाज के प्रणम्य लोगों ने उसे वर्षों में बनाया, सहेजा, संवारा। आज भी उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगला कदम हमारा कर्मशाला की ओर होना चाहिए। कर्मशाला की? जी बिल्कुल, कर्मशाला इसलिए क्योंकि उसकी समाज को आज ज़रूरत है। जिस समय किसी समय धर्मशाला की आवश्यकता थी, आज समाज को कर्मशाला की आवश्यकता है। एक प्रश्न इसके साथ मैं और करना चाहूँगा कि परंपरागत जीविकाओं के जो साधन हैं, जैसे कि हम लोगों ने जानकारी जो हमको मिली है कि अन्य प्रदेशों में अलग अलग काम, जैसे आपने बताया कि कई सारे काम करते हैं, और मध्य प्रदेश या हम हमारे ज़िले की बात करें तो यहाँ पर कृषि ही प्रधान है कुल मिला के अंजना समाज के लिए। तो उसके लिए भी आप चाहेंगे कि जो नए बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो आगे आकर व्यापार में, व्यवसाय में, इंडस्ट्रीज़ में इसमें हस्तक्षेप करें? जब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। ये मैं मानता हूँ कि केवल आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं अंजना समाज के, लेकिन ये हर समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। जिस प्रकार किसी देश के लिए ज़रूरी होता है कि उसका हर एक सेक्टर काम करे। उदाहरण के लिए जैसे कोई देश समृद्ध हो कोयले के मामले में, तो केवल उसकी समृद्धता उसके आधार पर बची हुई रह सकती है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि खत्म होने वाली चीजें हैं, या उसके घटने की संभावना है, या खत्म हो जाएगी, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक वैसे ही तो तब देश क्या करता है कि वो अपने अलग अलग पैरामीटर्स पे अपने काम करता है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम करता है, वो सर्विस सेक्टर में काम करता है, वो आईटी सेक्टर में काम करता है,
वो रिटेल सेक्टर में काम करता है, एग्रीकल्चर में काम करता है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में काम करता है। यानी इससे ये समझा जाए कि एक कंट्री भी अपने डेवलपमेंट के लिए तकरीबन अलग अलग विभागों में, अलग अलग सेक्टर्स में अपना काम करती है। यही चीज को अगर आप समाज में कन्वर्ट करके लाते हैं, इसी चीज को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं कि आप एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं, वो आपकी एसेट है, उसी ने आपकी जीविका को लंबे समय तक चलाया है, आगे भी चलाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, रिटेल सेक्टर के लिए बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, आईटी सेक्टर के लिए कैसे तैयार करते हैं और इसका उपयोग कैसे होगा, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए कि इंजीनियरिंग का जो दौर था 2006, 7, 8 साल के बाद चला, तो लगभग अभी तक तो उसमें थोड़ा सा उतार आया है, ऐसे ही मैनेजमेंट का दौर था। उसी समय के हमारे समाज के कई युवा पढ़े हुए, वो शायद अच्छा काम कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हो। यानी उस दौर से लेकर अब देखें तो इस 12-14 सालों में हमारे पास एक अच्छी संख्या में युवा तैयार हो गए। क्या समाज ने उसका डेटा इकट्ठा किया? क्या उनके डेटा के आधार पर उनको, उनके मन को, उनकी भावनाओं को खंगालने की कोशिश की? क्या उनके लिए कुछ कर पाए? अगर इन सारे प्रश्नों के जवाब में है कि हाँ हम कर पाए तब तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो शायद ये समय है करने के लिए। ये समय वो चीज करने के लिए कि आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में करो। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर यूपीएससी, एसएससी या फिर सिविल सर्विसेज की ओर ही सारा फोर्स जाए। आपने तैयारी कर ली, तैयारी के विषय में भी मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे कि किसी ने 3 से 4 साल तैयारी कर ली, उसका परिणाम आशा अनुकूल रह गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रहा तो यात्रा खत्म नहीं होती सर। वो यात्रा को आप मोल्ड करिए, आप अपनी ऊर्जा को किसी और अन्य जगह पर लगाइए, आप व्यवसाय में निवेश कीजिए, व्यवसाय को सीखिए। अगर न हो सके तो किसी के मातहत रहकर उसकी सारी व्यवसाय की बारीकियों को सीख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि व्यवसाय करने के लिए आपके पास कोई प्रबंधन की डिग्री हो, ये जरूरी हो, लेकिन व्यवसाय को सीखने के लिए आपके लिए सारे आयाम खुले हुए हैं। देश दुनिया में सारा सब कुछ चलता है। तो मैं समझता हूं कि आपको समाज को और बेहतरी पर ले जाने के लिए कृषि के अलावा अन्य सेक्टर्स पर भी ध्यान देना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटे से प्रश्न का एक बड़ा सा उत्तर मैं चाहूँगा। क्या कार्य योजनाएं हेल्पलाइन के पास इन सब चीज़ों को लेकर? कार्य योजना के बारे में मैं बताऊं कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमने एक काम शुरू किया, उसको करते करते हमारे पास 4 काम हो गए। कार्य योजना केवल इतनी सी है सर, इसको मैं बहुत कम शब्दों में, शायद मैं इसको बड़ा ना कर पाऊं, कि हेल्पलाइन जिस तरीके से काम करती है कि भाई आपने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड आती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आती हैं, इन सारी चीज़ों का समाधान एक टीम मिलकर करने की कोशिश करती है। कई बार हम सफल हो जाते हैं, कई बार थोड़ा सा हमें कमी महसूस होती है। यही चीज़ हर गांव तक डेवलप हो जाए, अगर हर गांव तक डेवलप हो गई, हर गांव में एक ऐसा ग्रुप बन गया जो इन सारी एक्टिविटीज पे काम कर ले, छोटा छोटा इसे ही अपने अपने हिस्से का कर ले, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य वहीं पे पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन होता क्या है पवन जी कि चाहते सभी हैं कुछ करना, लेकिन जो लोग करना शुरू कर देते हैं उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरा पूछने का भी तात्पर्य वही था कि आपकी कोई ऐसी कार्य योजना की अलग अलग गाँवों में इस प्रकार की ग्रुप को मतलब उनको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, उनको अपने से जोड़े रखना, उनको मार्गदर्शन देना, और किस प्रकार की कार्य योजना उन तक पहुंचाना, और क्या उनको ये बताना हमको कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 2 लाइनें में इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अंजुली भरकर नदी हमें मरुथल तक लेकर जानी है, काम कठिन है, इसमें सारा जीवन भी लग सकता है। कोई प्रयास अपनी कितनी गति पाता है, उसका क्या परिणाम होगा, ये विश्लेषण कोई पीढ़ी बाद में करेगी आपका। आपको वर्तमान में केवल काम करना है। तो काम क्या कर पाएंगे, मैं आपको एक आपने जो पूछा उससे से रिलेट करते हुए चलता हूं। हमारी कार्य योजना जैसा हम कर रहे हैं, हम जैसे निःशुल्क क्लासेस चला रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जो समाज के बच्चे कोई भी है, उसमें समाज केवल एक नाम है, कोई भी तैयारी करना चाहे उनके लिए हमने निःशुल्क वर्कशॉप से हमने शुरू किया था। तो
हमने तकरीबन 600 विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा दी। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक बार रोकना चाहूँगा ताकि कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको उस लाइन को जो आपने बोला है थोड़ा सा और विस्तार मिल जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से जो निःशुल्क सिविल सर्विसेज और अन्य जो क्लासेज एजुकेशन के आप चलाते हैं वो आंजना समाज से दीगर समाज के भी जो लोग हैं उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शिक्षा पे ऐसा कोई बंधन, सामाजिक बंधन नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी समाज ने प्याऊ लगाई तो उसको पीने वाले सभी लोग हैं, वहाँ पे किसी के लिए पर्टिकुलर कोई लिखा नहीं जाता। तो सेवा का जो शब्द आता है, जहाँ पर सेवा शब्द जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे सारे बंधन स्वतः ही हट जाते हैं। मैंने इसको मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ कि हमने एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने बताया कि हम सिविल सर्विसेज के लिए निःशुल्क क्लासेस, हम छोटी छोटी वर्कशॉप चला रहे हैं। ईश्वर अगर हमको ताकत देता है तो हम इसको साल भर के लिए भी करेंगे। 11th-12th में जो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो व्यवस्था है हम निरंतर रूप से उन तक पहुंचाएं। अब आगे का मैं आगे का जो आपने पूछा उसमें जो मेरा मन कहता है और जो मेरे हेल्पलाइन की टीम के जो मेरे साथी और मेरे जो सभी सहयोगी जिसमें अगर एग्री होंगे करेंगे, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम एक तो गर्ल्स के लिए कॉलेज बनाएं। ये मेरा ड्रीम भी है और ये मेरी मतलब मन की भावना मेरी जुड़ी हुई। मेरे अगले प्रश्न में एक ये ज्वलंत प्रश्न था जो मैं आगे पूछूंगा अभी आपसे। खैर कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, मैं इसको रिलेट करते करते चला जाता हूँ, चलता रहता है। जैसे कि कई बार बात रहते कि हम कहाँ कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जब एक भावुकता आपके अंदर आ जाती है तब वो बात अनायास आपके मुंह से निकल जाती है। ऐसा मैं सोच के बैठा था कि अगर आप पूछेंगे, मैंने इसलिए कह दिया कि अगर आपने नहीं पूछा तो क्या होगा। तो खैर अब इसमें मैंने जहाँ पे मैं रुका था वहां से मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, कि एक तो हम युवाओं के लिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करेंगे जहाँ पे वो व्यापार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, किस तरीके का व्यवसाय किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में, कौन सी गवर्निंग बॉडी उनको हेल्प करेगी। मतलब बहुत सारी संस्थाएं, अगर मान लो देश प्रदेश की जो सहयोगी संस्थाएं होती हैं सरकार की, वो युवाओं के लिए काफ़ी क्षेत्र में काम करती है। इसको अगर अपन पार्टी वाइज न जोड़ते हुए देखें और केवल एक सिस्टम के रूप में देखेंगे तो शायद हम उससे ज़्यादा सहज हो पाएंगे। तो उनके साथ मिलकर हर एक युवा, ऐसा जरूरी नहीं है, कृषि के साथ जुड़े हुए बहुत सारे व्यापार होते हैं, अगर उनसे जुड़े हुए ना भी हो तो दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। आपका मन मस्तिष्क और आपकी ऊर्जाएं किस ओर आपको ले जाती है, उस ऊर्जा के साथ हम खड़े हुए हैं। अगर वो प्रश्न करेगा, वो सीखना चाहेगा तो हम निश्चित रूप से यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे। इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर भी तैयार किया है कि आपको जो कुछ मिलता है सर वो अनुभव के आधार पर मिलता है। इस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं हमने उनसे कम्युनिकेट किया है, उनसे बातचीत की है और वो इसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार है। मैं मेरी टीम के समक्ष ये बात रखूँगा, वो सारे लोग अगर तैयार होते हैं इस काम के लिए तो हम निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपने हमें सामाजिक सरोकार के बारे में बताया, आपने हमें स्वास्थ्य के जो कार्य आप लोगों ने किए जो अभी कर रहे हैं उनके बारे में बताया, साथ में आपने शिक्षा को लेकर जो है तो जो आंजना समाज हेल्पलाइन का जो कोटेशन है सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार, ये तीनों के बारे में आपने हम लोग को विस्तृत रूप से बताया। अब एक प्रश्न जो इसका हम अभी बीच में बात हुई थी, समाज में महिलाओं की भागीदारी वो आप किस तरह से देखते हैं और आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से इसको आप किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं और किस तरीके से महिलाओं को ज़्यादा भागीदार समाज हित के कार्यों के लिए किया जा सकता है। ये प्रश्न पूछने का कारण ये भी है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है आंजना समाज की और महिलाओं का सीधे कोई संपर्क ज़्यादा रहता नहीं है सोशल सिस्टम के अंदर। तो वैसे वो जो काम करती हैं घर पर वो भी एक सोशल काम होता है, लेकिन फिर भी इसको किस तरीके से देखते हैं, अभी भागीदारी की स्थिति क्या है और आने वाले समय में आप उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आपने बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न पूछा है सर। मैं इसका जो संदर्भ है या इसको मैं अगर थोड़ा सा परिभाषित करना चाहूँ तो स्त्री और पुरुष दोनों में जब हम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखते हैं तो शायद वहाँ से हमें एक दर्शन मिलता है ये देखने का कि यहाँ पे किसी में कहीं से कहीं तक कोई कमतरी नहीं है। अगर दुनिया का आधा हिस्सा पुरुष समाज उस पोषित करता है तो उसके आधे हिस्से को पोषित करने वाली स्त्री। समाज में
स्त्रियों का क्या योगदान है वर्तमान में, या फिर उनकी क्या स्थिति है, इसको मेरे ख्याल से इसको व्याख्या करने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। मैं फिर से आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। जो 30-40 साल पहले की व्यवस्था थी उसमें और आज में अंतर है। बदलाव क्या क्या हुए? एक तो शिक्षा में बड़ा बदलाव हुआ सर। आज हर कोई समाज का व्यक्ति अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है, लेकिन हम कुछ सामाजिक बाध्यताओं से, सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हैं, और ये बंधन रहना भी चाहिए। अगर व्यक्ति में या किसी संगठन में, किसी सिस्टम में, किसी सरकार में अगर कोई बंधन ना हो तो फिर वो चीज़ें उन्मुक्त हो जाती हैं। तो हम उन बंधनों के साथ भी किस तरीके से आगे जा सकते हैं, ये सोचने का विषय है। अभी वर्तमान में अगर मैं देखूं तो कुछ हमारे समाज की डॉक्टर्स हैं जिनका मैं आईना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे परिचय करवाऊंगा। ये सब हमारे यूथ आइकॉन हैं। एक हमारे समाज के, जो मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो मेरी जानकारी के अनुसार है, एक IPS हैं, 3 डॉक्टर्स हैं जो मेरी जानकारी में है, एक अपर कलेक्टर हैं, जिसके बाद मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स जो पटवारी भी हैं और पुलिस विभाग में भी हैं। इन सब के बीच में अगर महिलाओं की संख्या को काउंट करेंगे तो पूरे गवर्नमेंट सिस्टम की गवर्निंग बॉडी में आप किसी भी फील्ड से ले लो तो 3-4 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है ही है। इससे जब क्या होता है सर कि हर एक व्यवस्था में आप देखोगे तो 1-2% का कुछ ऐसा रहता है मार्जिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो एजुकेशन को लेकर हो या फिर सामाजिक संदर्भ को आप बात करें। हम उस नेगेटिव इम्पैक्ट को ही 98% के ऊपर मानकर चलेंगे तो शायद हम जीवन में कभी महिलाओं के लिए काम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद इस दायरे को अब बड़ा होना पड़ेगा, इसको बड़ा करने की आवश्यकता है। और वो बड़ा करने की आवश्यकता ये है कि आप समय के अनुसार चीज़ों को सहेज कर चलें। यानी बेटियों के विषय में अगर जब आप सोच रहे हों तो आप बाकायदा उन पर ध्यान देकर उनकी ऊर्जाओं के अनुसार, उनकी लगन के अनुसार उनको मौका दें। और मौका अगर आप इसलिए नहीं देना चाहते कि भी शिक्षा पाना बहुत दूर है तो उसके लिए हम खड़े हैं। अगर ये सोचा जाए कि महिलाओं के लिए कुछ हो सकता है, बच्चों के लिए कुछ हो सकता है, और उसमें बाधाएं अगर इस रूप में आती है कि भाई शिक्षा के लिए बाधाएं इतनी दूर भेज नहीं सकते, सामाजिक मजबूरी है, मैं इसको बाकायदा मतलब सम्मान करता हूँ उस बात का, उसका मतलब विरोध नहीं है मेरा, उसको मैं सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा अगर आपके सोचने में आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन प्रयास कर रही है और प्रयास करती रहेगी। जैसा कि मैं भास्कर एकेडमी के नाम से एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, उसमें हमारे समाज की बच्चियाँ हैं 5-7। उन्होंने मुझसे कई बार वो आती थी, मिलती, सर आप बहुत व्यस्त रहते हो, मीटिंग हेल्पलाइन का क्या है, वो हमारे लिए भी तो कुछ होगा कि नहीं, हम क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप शुरू कीजिए कुछ कर सके तो उन्होंने मातृ शक्ति आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन नाम का व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया। और व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके से ये काम होता है, हालांकि हमारा एक प्रयास था कि उनको एक मुख्य धारा में लाना। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है सर कि आप किसी से जान नहीं पाते, आप किसी से समझ नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तो उनको आगे किया बच्चियों ने और उन्होंने एक ग्रुप बनाया। तकरीबन मुझे लगता है 150 मेंबर्स उसमें होंगे। उसमें हाँ महिलाएं, केवल महिलाएं हैं, महिलाओं द्वारा ही संचालित है। उसमें कभी कभार जब ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो वो उनके माध्यम से प्रश्न मुझे मिल जाते हैं और कई बार मैं इंटरेक्ट होकर किसी टॉपिक विषय पर बात करके उनकी जिज्ञासाएं, उनसे संबंधित अगर आपके पास अगर कोई मंच होगा तो ही बात बोली जाएगी सर। आप अगर ऐसे भीड़ में चिल्लाते रहेंगे तो शायद बात सुनी नहीं जाती। इसीलिए नेता लोग मंच का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से बात सुनी जाए। एक मंच हमने बनाने की बच्चियों ने कोशिश की, उन बच्चियों के प्रयास को प्रणाम मैं करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हम उन लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। आप केवल हम तक उनकी ऊर्जाओं को पहुँचाइए, आप युवा शक्तियों को हम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हम जितना हो सके उनके लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें और उनको ऐसा न लगे कि समाज में हमारे लिए कुछ काम करने की
या हमको स्थान देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है पवन जी कि जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसको उतनी ज़्यादा दूर का दिखता है, और जब आप उस अंत्योदय व्यवस्था तक देख पाते हैं तो उनके लिए कुछ काम कर पाते हैं। और आपके ऐसे विचार हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बैंक, एसएससी और रेलवे की जो कक्षाएं हमारी चल रही है, निःशुल्क वर्कशॉप्स जो चल रही हैं, और 11वीं 12वीं के लिए भी हमने साइंस विषय, विज्ञान के विषय को लेकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर हमने क्लासेस शुरू करने की योजना करी है। अभी हमारी वर्तमान में कंप्यूटर क्लासेस निःशुल्क, जो कि सभी वर्ग के लिए है, वो चंद्रावतीगंज में चल रही है। नीलेश आंजना और महेश आंजना जो श्री संपत एडवर्ड्स के ऑनर हैं, वो उसका मैनेज कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर 70 बच्चों की स्ट्रेंथ है, अभी 70 बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो इस तरह के, जैसे ये एक इनिशिएटिव लिया है, एक हेल्पलाइन तो काम कर रही है, लेकिन हेल्पलाइन के साथ जो हेल्पलाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हमारे जो एक तरीके से आधार स्तंभ ही उनको हम कह के चलते हैं, हर एक व्यक्ति को। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। आप सोचिए कि इस तरीके के छोटे छोटे इनिशिएटिव हमारे जो तहसील स्तर पे जो भी कस्बे हैं उसमें लिए जाएं तो क्या होगा। जो संख्या 70 की है, अगर वो 4 जगह हो तो 280 पे पहुंच जाएगी। हेल्पलाइन के लिए अगर हम निःशुल्क क्लासेस चलाकर 200-300 बच्चों तक अगर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश तहसील स्तर पे 4-5 जगह अगर होने लगे तो हम इसको 2000 तक पहुंचा देंगे। यानी ये जो प्रयास है, ये इन्हीं छोटी छोटी मदद से एक विराट स्वरूप लेता जाएगा। पवन जी, जैसे कि कहा जाता है, ऐसी एक कहावत है कि हर समस्या के मूल में अर्थ होता है, और हर कार्य के पीछे भी अर्थ का एक अपना महत्व है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितना आपका विस्तार इन कार्यों का होता जा रहा है, तो अर्थ का जो व्यवस्थाएं हैं उनका इंतजाम करने के लिए क्या आप लोगों को प्रयास करना पड़ते हैं? क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है, अच्छा काम होता है, समाज सेवा के काम होते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसको करने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम रहता है कि इसकी व्यवस्थाएं कहाँ से होती है। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे आप तो काफी अच्छा लगेगा। आपने बड़ा ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसको अगर कोई सन्यासी सोचे तो उसके लिए उसका कोई मोल नहीं है ना। कोई गृहस्थ सोचे तो उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मोल है। कोई इंटरप्रेन्योर या कोई उद्योगपति सोचे तो शायद और ज्यादा है। यानी आप इस हायरार्की को समझिए। तो एक व्यक्ति वो है जिसके लिए ना पाना है ना खोना है, कुछ नहीं है, लेकिन जिन्हें करना है उसके लिए तो निश्चित रूप से आवश्यकताएं लगती है। हमने इस सिस्टम को ऐसा कर रखा है कि हम जब आवश्यकता होती है तब ले लेते हैं, पूर्ति हो जाती है तो रोक देते हैं, जिसके पास से जो मिला है वो भी लौटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। मैंने शुरू में बात की थी कि किसी भी संस्था, किसी भी संगठन और किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी होता है लोगों का भरोसा। वो भरोसा ही हमारा धन है। अगर हम इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी विकट परिस्थिति में प्रत्येक दिन अगर 1,00,000-1.25 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जरूरत पड़ने पर हम 2 लाख रुपए भी इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो हमारी पूंजी जो ये लोग हैं, यही है हमारे लिए धन, यही है। इस धन से बड़ा शायद मैं नहीं समझता हूं कि इस हेल्पलाइन के लिए और कोई पूंजी मान्यता रखती है, क्योंकि ये धन का शब्द जो आता है उन लोगों के बाद आता है। तो हम जब जहां जैसी जरूरत लगती है वैसे लोगों का साथ मिलता है और हमारे काम आसान हो जाते हैं। हाँ, टारगेट अगर किसी ने कर रखा हो, जब कोई संगठन खड़ा होता है या बनता है, पहले तो ये संगठन क्या, इसको मैं विचार मानता हूँ। आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन एक विचार है। संगठन एक विचार वही जो किसी काम को करने के लिए एक बैनर जैसा आपके पीछे लग जाता है, दैट्स इट, यहाँ पे आके शायद समाप्त हो जाता है। अगर धन की आवश्यकता लगती है तो हमारे लोग खड़े हैं। और अगर ऐसा हो कि हमको टारगेट करना है कि भाई हमें 50 लाख रुपए इकट्ठा करना है, हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई ऐसा करना है, फिर ये करेंगे, फिर 2 मंजिल बनाएंगे, 3 मंजिल बनाएंगे, ऐसा हमारा ना तो कोई ख्वाब है, ना हम इस चीज़ को करना चाहेंगे। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हमारे लिए बनी हुई है, हमारे समाज ने बना के दी है, मुझे लगता है वक्त के लिए अनुसार वो भी पर्याप्त है। जरूरत है कि हाँ कोई स्कूल बनाया जाए, जरूरत है कि कोई गर्ल्स के लिए कॉलेज बनाया जाए,
जरूरत है कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों को सीखने सिखाने के लिए, व्यावसायिक व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उसके लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होगी। ईश्वर ने सामर्थ्य दिया, भविष्य में कब तब करेंगे। जैसे कि पवन जी आपने भी कहा कि आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन कोई संगठन नहीं है, विचार है। तो इस विचार को मानने वाले लोगों के कोई पदनाम है या अलग अलग जगहों पर जो आपके साथी हैं वो किसी पद से उन्हें पहचाना जाता है, या पद की क्या व्यवस्था है? जो कि मैंने जैसे आपको शुरू में स्वागत करते हुए बोला कि आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के संयोजक। अब चूंकि हम हमारे पास एक कोई परिभाषा या कोई आइडेंटिफिकेशन देने के लिए करना पड़ता है, आप ये बता सकते हैं कौन संयोजक है, कौन अध्यक्ष है? मैं मानता हूं कि संगठन शब्द जब यूज होता है, जब इसका नाम लिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें हायरार्की बनती है, एक पद की व्यवस्था होती है। मेरा उस पर कोई विरोध भी नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। हमारा जो सिस्टम है ये बिना हायरार्की का है। आपने बोला कि आपको मैंने संयोजक के रूप में संबोधित किया, मैं उसको आपके भाव को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इसका संयोजक नहीं हूं। मैं उसी कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूं सदैव, और न मेरे मन में कभी भाव आया। हमारे इस हेल्पलाइन के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वो सुदूर, शायद वो अलीराजपुर या झाबुआ तक के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति भी उतना ही महत्व रखता है जितना हेल्पलाइन के अन्य व्यक्ति रखते हैं। यानी कि काम करने वाले में अब ऐसा जरूरी नहीं कि आज आपका संगठन 1000 लोगों का है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी टीम होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, क्रिकेट आप जब देखते हैं, खेलते हैं क्रिकेट, तो जब टीम कहीं जाती है तो 20-25 लोगों को लेके जाती है। तो खेलते तो 11 ही हैं, जो बाकी बचे हुए जो लोग रहते हैं उसका ये मतलब कि उनका महत्व कम हो गया। वो वही लोग हैं जो अन्य व्यवस्थाओं को पोषित करते हुए आपके सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपके साथ खड़े हों या किसी योजना में खड़े हों या कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हों। वो दूर बैठकर भी अपनी ऊर्जा जब हमें देता है किसी भी रूप में, चाहे वो धन के रूप में देता है या फिर किसी सलाह के रूप में देता है। जब किसी टॉपिक पर हम बात करें और उसने किसी विषय को रखा, यानी उसने हमारे विचार के साथ एक नए विचार को मिलाया, उस विचार ने हमारे लिए कोई काम कर दिया, ये भी कोई बड़े सहयोग से कमतर मैं इसको मानता नहीं हूँ। तो पहली ये बात ये आपकी क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है कि हमारे इसमें संयोजन की, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, कोषाध्यक्ष की कोई पद की व्यवस्था है ही नहीं। पवन जी, क्या होता है कि जब हम किसी प्रकार की कोई ऐसी सामाजिक संस्था, या जो संस्था बोलूँगा तो आप बोलूँगा संस्था नहीं है, संगठन बोलूँगा आप संगठन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये विचार जो है, जब भी हम ऐसा किसी कार्य को करने चलते हैं, कि मेरा भी व्यक्तिगत जीवन के अनुभव है इस सब चीज़ों को लेकर, जब हम चलते हैं तो काफ़ी उसमें ऊपर नीचे कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जो कभी कुछ निराशा दे जाते हैं, कभी कुछ उत्साह दे जाते हैं, कभी कुछ ऐसा लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, या कोई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो खुद सिर खुजा के खोजना पड़ता है कि यार ये पूछा क्यों गया है। अपने जीवन में आप इस आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन का जो समय काल रहा है, उस समय काल में ऐसा कोई अनूठा अनुभव, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, उसके लिए तो मुझे थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन 1-2 घटनाएं हैं जो मुझे याद है। आपको हंसी आएगी इस बात पे। हेल्पलाइन जब शब्द यूज होता है तो पर्टिकुलर किसी कांटेक्ट नंबर से रिलेट करता है। आप देखते हैं पुलिस की हेल्पलाइन का 100 नंबर है, मेडिकल का ये नंबर है ना। अब उन पे जो होती है कि आप अपनी शिकायतों का या इन सारी चीज़ों का निराकरण, समाधान वहाँ पे होता है, मदद भी वहाँ से मिलती है। तो मुझे, हालांकि इसको मैं बड़े मजाकिया लहजे में ही लेता हूँ, कई बार मुझे डॉक्टर के नंबर लगवाने के लिए कॉल आ जाते हैं कि हमें सर ये डॉक्टर का नंबर लगाना है। अच्छा, मतलब डॉक्टर के यहाँ पे हाँ, बच्चे को, किसी को दिखाना है, किसी को भी, तो वो एक जो रहता है मेरे लिए। अगर आप इस चीज को एक तरीके से देखेंगे तो इसमें आपको हंसी आएगी, लेकिन दूसरी तरीके से देखेंगे तो आपको इसमें विश्वास मिलेगा सर, है ना। और होता क्या है कि मैं कई बार ट्रेवलिंग में रहता हूँ, मैं मेरे निजी काम के दौरान, और सुबह का वक्त अक्सर होता है। बच्चों के लिए जो डॉक्टर्स मिलते हैं वो सुबह नंबर लगाने पड़ते हैं, बड़ी भीड़ पड़ती है। विवशता मैं भी जानता हूँ कि व्यक्ति अगर दूर से आएगा और उसका नंबर देर हुआ तो उसका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा।
तो मैं कई बार रास्ते में होता हूँ, ऐसा फोन आ जाता है तो मैं अपनी व्यवस्थाएं बताता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे साथ जो टीम के और लोग हैं, मैं 10-20 को फोन लगाता हूँ गाड़ी चलाते हुए, यार कोई उधर है क्या, कोई उधर है, कोई है, अगर ऐसा हो तो वहाँ डॉक्टर तक वहाँ पहुंच जाओ यार, एक नंबर लिखा दो, नाम लिखा दो। तो आप सोचिए कि एक काम, इसको यूं मानेंगे तो बहुत छोटा सा है ना, डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाना कोई बड़ा काम मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता हूँ। अगर हमने कर भी दिया तो उसके लिए ये नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो जो काम जो बताया जाता है उसका जो भरोसा इतना होता है कि ये अभी थोड़ी देर में कर देंगे, या हमारे सारे बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट हैं भी सही, और डॉक्टर्स का भी हमको सहयोग खूब मिलता है। कई जगह ऐसी होती है तो मुझे क्या रहता है कि उसमें फिर गाड़ी रोकनी पड़ती है, मैं बात करता हूँ 2-5 लोग में, उसमें कोई होता है वो कोई ना नकुर करता है, कोई बहाने बना लेता है, लेकिन फिर भी लोग है कि वो सहज होकर, फिर मैं बाय फोर्स कहता हूँ अरे तू जा यार, अब तेरे से इतना नहीं हो पाएगा क्या। ये जो अनुभव आपने शेयर किया, शायद आप इसको सहजता से बोल पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक अनुभव आपको और होता होगा, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट उज्जैन ज़िले से हैं। उज्जैन ज़िला जो कि पूरे विश्व में महाकाल ज्योतिर्लिंग की वजह से जाना जाता है, और महाकाल ज्योतिर्लिंग के पास अभी तो महाकाल लोक भी बन गया है। और आपके समाज में सुदूर जगहों पर फैले हुए जो लोग हैं, जिन्हें जानकारी होगी कि अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन करके एक ऐसा विचार वहाँ पर चलता है, जो मैं विचार बोल पा रहा हूँ, वहाँ पर एक ऐसा विचार चलता है, तो भस्मारती की बुकिंग करा दो, ये या मंदिर जाने की व्यवस्था करा दो, इस प्रकार के फोन भी इसी के साथ आते होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। जी देखिए, क्या है कि फिर वो अगर आप परतें खोलने लग जाएंगे तो वो सारी उसमें परतें खुल जाएगी। लेकिन मैंने फिर से एक चीज़ आपसे कही थी कि आपने जब एक सेवा का माध्यम जब चुनता है, वो कोई समाज चुनता है, समाज के लोग चुनते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें अपने आप आने लग जाती है। आप इनसे भाग नहीं सकते, आप इनसे किनारा नहीं कर सकते। जिसने आपसे आशा रख के अगर कुछ आपको कोई काम दिया है, या उसने आपके ऊपर ट्रस्ट रख के कोई सोचा है कि यार ये चलो ये कर देगा, हम उसको 2 चीज़ें से रिलेट करते हैं कि किस व्यक्ति के लिए आसान है और किस व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तो जिस व्यक्ति के लिए मुश्किल है उसके लिए तो हम जी जान से खड़े हैं, और आसान वाले को हम एक माध्यम बता दें कि नहीं आप ऐसे से ऐसे कर लो तो ये दरअसल ये काम ऐसे हो जाएगा, वो जरूरी भी है। उसका एक रीजन ये है कि आपने अगर सारी चीजें एक डिपेंडेंसी के तौर पर रख ली, या आप उस सारी चीजों के लिए आप जिम्मेदारी हो गए, तो फिर आपको बहुत सारे वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज की आवश्यकता पड़ेगी। आप ये काम, इस काम के लिए आप उसको भेजो, इस काम के लिए उसको भेजो। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी समाज में इस प्रकार का हो। एक स्वास्थ्य की जरूरत है, निसंदेह वो एक बड़ी व्यवस्था है, उसके लिए एक आपको अगर रात को 2 बजे भी उठना पड़े तो आपकी जरूरत है। लेकिन किसी के दर्शन कराने के लिए आपको रात को 2 बजे उठने के लिए चले जाओ, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, हाँ बेहद जरूरी है। उसको कहीं कमरा नहीं मिल रहा है तो दौड़ के चले जाएंगे, हम अपने घर में जगह दे देंगे, कहीं भी हो सकेगा व्यवस्था कर देंगे। तो ये चीजें होती है, मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर ट्रस्ट होता है उस चीज का, और समाज में सेवा का काम चुनते हो तो आपको चीजों से भाग नहीं सकते, हैंडल करने का अपना तरीका है। समाज में जब सेवा का काम चुनते हैं तो निश्चित रूप से समाज और आसपास से जुड़े हुए लोग उसकी सराहना करते हैं। सराहना कहीं ना कहीं आनंद भी देती है, लेकिन परिवार, व्यक्तिगत परिवार, जब आप सामाजिक रूप से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं समय निश्चित रूप से लगता है। उन लोगों की शिकायतें आसानी से झेल पाते हैं या परेशानी आती है? देखिए, सारा खेल सर मानसिकताओं का है, मेंटेलिटी का है। आप किस चीज को कैसे हैंडल करते हो इसके ऊपर डिपेंड होता है। जो व्यक्ति घर से बाहर निकल गया या जिसने कोई ऐसा काम चुन लिया तो वो वैसे ही घर के लिए रिजेक्टेड पीस हो जाता है। मतलब इसमें हम हंस भी सकते हैं, और इसको हंसने के साथ उस परिवार ने अगर उसको ये दे दिया कि भाई ये छोड़ दिया कि वह चलो अब ये तो यही करेगा, ऐसा ही करेगा, तो मैं सोचता हूँ, मैं एक संदर्भ देता हूँ युवा को जो शायद आज हमें सुन रहे हैं, वो ध्यान दें कृपया। आपका परिवार के लिए समय देना बेहद जरूरी है। आपका क्षेत्र चाहे सेवा का हो, आप चाहे राजनीति करते हो, आप चाहे व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि ये परिवार ही वो व्यवस्था है जिसके कारण आप यहाँ बोल पा रहे हो,
जिसके कारण लोग आपको सुन पा रहे हैं। आप व्यापारी हो तो उसके पीछे आपका परिवार है, आप पॉलिटिशियंस हो तो उसके पीछे आपका परिवार है। दीवाना बन के किसी चीज के पीछे पड़ जाने का और उसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ देने का मैं कतई नहीं कहूँगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये एक बहुत अच्छा संदेश आपने युवाओं के लिए दिया है। स्पीक मालवा के दर्शक और जो भी लोग आपको सुन पा रहे हैं, संक्षिप्त में आप उनके लिए कोई ऐसा बात बोलना चाहें जो उनके लिए मार्गदर्शन का काम करे और प्रेरणा उनको दे। स्पीक मालवा के दर्शकों को मैं पहले तो स्पीक मालवा को बधाई दूंगा कि तकरीबन 900 के करीब इन्होंने लाइव आरतियां करके उज्जैन की विरासत को, उज्जैन के अस्तित्व को या उज्जैन की पौराणिक मान्यताएं हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पटल पर स्थान दिया है। अगर आप सोचेंगे तो 800 शब्द बोलने में आसान लगेगा, लेकिन आप 800 दिन बोलेंगे तो शायद आपको विराट लगेगा। तो 800 दिन तक अगर किसी ने निरंतर लगातार कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर भी इस चीज को जीवंत करने का प्रयास किया है तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं इसके लिए स्पीक मालवा की पूरी टीम को प्रणाम करता हूं। जो इस इंटरव्यू के दौरान आप हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं जीवन की कुछ 4 लाइनें जो मुझे लिखने का भी शौक है, तो मैं पार्ट टाइम राइटर हूँ, अधूरी कविताएं लिखता हूँ, पूरी कभी होती नहीं है। तो मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूँ, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद उनको अपने जीवन के आयाम समझने के, कि जीवन का संग्राम यहाँ है, सुख दुख को विश्राम यहाँ है, संघर्षों से भरी मिलेगी अंतर्मन की अयोध्या नगरी, संघर्षों से भरी मिली है अंतर्मन की अयोध्या नगरी, कर्मों के सागर में जाकर अवसादों की फेंको गगरी, कर्मों के सागर में जाकर अवसादों की फेंको गगरी, दंडक वन के कंटक पथ पर हर मानस के राम यहाँ, हर मानस के राम यहाँ। अभी हम बातचीत कर रहे थे अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के श्री पवन पटेल जी से। अंजना समाज सेवा हेल्पलाइन ने जो भी कार्य अभी तक किए हैं उसको हमने अब तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। इस कार्यक्रम का ये पहला जो एपिसोड है इसको हम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, ये एक डेकोरम का शो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग जो समाज हित के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उन्हें इस पटल के माध्यम से, स्पीक मालवा के माध्यम से हम आप लोगों के सामने लेकर आएँ और उनके माध्यम से आपको कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले और कुछ नए जीवन जीने की कुछ राह मिले। ये हमारा प्रयास है। इस प्रयास को हम आगे भी करते रहेंगे और हम बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं पवन जी आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।